हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहां पे हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक वन ऑफ सीएमए फाइनल एमडी फैजान साहब। दोस्तों, मुझे बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे साथ एमडी फैजान साहब भी हैं जिन्होंने अपने सीएमए में दिसंबर 2025 में ऑल इंडिया रैंक वन लाया है। उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, और इस इंटरव्यू में मैं उनसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपके प्रेपरेशन में काम करेंगे, खास करके आपका पेपर 13 सीएमए फाइनल के प्रेपरेशन में। तो शुरू करने के पहले एमडी फैजान राजा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आपका रैंक आया, सच्ची बताना, जब सीएमए फाइनल में रैंक आया तो क्या आपके लिए रैंक एक्सपेक्टेड था? क्या आप रैंक की तैयारी कर रहे थे, सपने देख रहे थे? क्या आपकी टेबल के सामने एआईआर वन लिखा था, कि बस भगवान ने साथ दिया तो आपका एआईआर वन आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। रैंक रैंक के लिए तो मैं नहीं पढ़ रहा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने कभी रैंक का सपना देखा भी नहीं था। ऐसा था कि रैंक मतलब रैंक रैंक का ही अगर नहीं देखा है सपना तो रैंक वन तो देख ही नहीं सकता ना। तो ऐसा था कि मतलब कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक आएगी, क्योंकि मेरा कभी मतलब माइंडसेट रहा ही नहीं है बोथ ग्रुप देने वाला। क्योंकि ये 8 दिन 8 एग्जाम्स जो होते हैं ना, उससे मेरे को बहुत ट्रॉमा होता था। इंटर में मैंने इसी वजह से नहीं दिया था बोथ ग्रुप्स, और मैं हम्म। फाइनल्स में भी नहीं देने वाला था। जून के एग्जाम्स जो होने वाले थे मैंने उसका फॉर्म भर दिया था, एग्जाम फॉर्म। मैं उसमें अच्छा। सिंगल ग्रुप बैठ रहा था, ग्रुप 3। बट समथिंग हैपेंड, और मैं मतलब ड्रॉप लिया जून 25 से, और मैं आया दिसंबर 25 में विद बोथ ग्रुप्स। एंड इट वाज माय ऑल गॉडनेस, गॉड्स प्लान आई समथिंग थिंक। हैपेंड मतलब समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंड, कि समथिंग मतलब बस छूट गया ना ऐसा? ना ना बहुत फॉर्चुनेट थिंग हैपेंड सर। क्योंकि एक एक मेरे कलीग थे, ऑफिस कलीग, ऑफिस सीनियर थे मेरे, सीएमए शुभदीप करके। तो उनको मैंने कॉल किया था, वो पूछ रहे थे जस्ट ऐसे ही हाल चाल कि क्या चल रहा है, कब एग्जाम दे रहे हो, क्या है। तो मैं उन्हें बताया कि जून 25 में मैं ग्रुप 3 दे रहा हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। ही टोल्ड मी लाइक आई टोल्ड यू कि इंटर में तेरा मार्क्स अच्छे आए हैं, तुझे बोथ ग्रुप देना चाहिए था, तूने नहीं दिया था। बट आई वॉजेंट देयर उस वक्त। बट अभी मैं हूँ। तुम मत दे सिंगल ग्रुप, तुम ड्रॉप कर दे। तुम ड्रॉप कर, तुम देना दिसंबर में, देना, तुम्हारा रैंक आएगा। अगर रैंक नहीं भी आया, आई नो भाई यू, तुम साहब। बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, एंड यू विल गेट अ गुड जॉब। तो और तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगा कैंपस प्लेसमेंट में। तो डोंट गो फॉर वन ग्रुप अभी, ड्रॉप वाह। कर दो। ही मोटिवेटेड मी बहुत ज्यादा सर। एंड मोटिवेट उन्होंने किया, मतलब उनके मोटिवेशन से ज्यादा वो जो एक उन्होंने एक मेरे अंदर फियर डाला कि इफ यू वुड सिट इन द कैंपस प्लेसमेंट, एंड तेरे सामने किसी और को जब प्रेफरेंस मिलेगी ना, जस्ट कॉज उसके अंदर वो था कि उसने डिसाइड कर पाया, वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो डिसाइड कर पाया कि उसको बोथ ग्रुप देना है। एंड ही वाज ब्रेव इनफ टू गो थ्रू दैट 8 डेज वाला टॉर्चर, पैटर्न। और उसका टॉर्चर रैंक आ टाइम। गया। या उसका वो अगर क्वालिफाई भी कर गया ना बोथ ग्रुप्स, तो ही वुड गेट प्रेफरेंस ओवर यू। एंड तू वहां बैठा रहेगा कैंपस प्लेसमेंट में, तेरे सामने किसी और को मिलेगा प्रेफरेंस, तो तू अपने आप को देख नहीं पाएगा उसके बाद आईने में। क्योंकि यू हैवेंट गिवन योर सेल्फ अ चांस, तूने अपना पोटेंशियल ओह एक्सप्लोर ही वाह। नहीं किया। क्योंकि मैं फेल होके इफ मैं अगर बैठ रहा हूँ सिंगल ग्रुप, तो मेरे अंदर वो रिग्रेट नहीं आएगा। बट इफ आई हैवंट गिवन माई सेल्फ अ चांस टू गो बोथ ग्रुप्स, और मैंने चांस ही नहीं लिया ना, तो दैट थिंग वुड हॉन्ट मी। तो वही चीज थी कि उन्होंने बहुत मोटिवेट करा इसे, और मेरे को हॉन्ट भी किया वो 3 4 दिन। यही चीजें चल रही थी दिमाग में कि व्हाट इफ वैसा हो गया, व्हाट इफ वैसा हो गया। तो वो चीज था वो। फिर उस डर से उभर के मैंने फिर डिसाइड किया, आई टोल्ड वाह। माय पेरेंट्स कि आई एम ड्रॉपिंग जून एग्जाम्स एंड आई विल गिव बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर। तो बस वही गॉड्स प्लान था, कह सकते हैं कि मैं तो मतलब रैंक के लिए एलिजिबल ही नहीं होने वाला था, और कहाँ ऑल इंडिया रैंक वन आ गई। तो मैं सोच भी नहीं सकता था सर कभी। व्हाट अ प्लान, आई मीन इसमें मेरे को दो चीजें सबसे बड़ी सीखने मिली। सबसे पहला दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप अगर आधे प्रिपेयर्ड हो तो आधे प्रिपरेशन में जाके ग्रुप वन लिख दो। कभी कभी एक अटेम्प्ट डेफर करना, कभी कभी एक अटेम्प्ट डेफर करना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस डालना, बहुत मेहनत करना और बहुत ग्रुप लिखना, इस तरह का रिजल्ट दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने सीखी, कैंपस प्लेसमेंट में जैसा आपने कहा कि बोथ ग्रुप में एज मिलता है, ये बहुत सही बात है। अगर आप सीएमए पढ़ रहे हो तो आप नेचुरली सिर्फ सीएमए क्लियर करने के लिए सीएमए की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप आगे चल करके आप जॉब भी करना चाहते हो। तो आपको वो चीज भी देखनी पड़ेगी कि मुझे एडवांटेज कहाँ मिलेगा। तो एडवांटेज यदि बोथ ग्रुप में मिल रहा है और आप में ये सक्षमता है, आप में ये केपेबिलिटी है, देन दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली रिस्क इट
फैजान की तरफ देखते हुए मैं तुमको एक चीज बोल सकता हूँ, दिस वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। दिस वॉज डेफिनेटली वर्थ इट, राइट? मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, बट ट्राई करना बनता है। ठीक है, तो फैजान, मुझे एक बात बताओ, ब्रिंगिंग इट अ लिटिल बिट अराउंड लॉ। मैंने सुना कि आपने जो ऑफ रिकॉर्ड मुझे बताया कि लॉ जो है वो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो लॉ वीकेस्ट सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके बाद भी आपको लॉ में 78 मार्क्स आएंगे, पेपर 13 जो आपका लॉ है। तो ये तो वो टॉपर वाली हरकतें हो गई, भाई कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता करके आपने 78 ला डाला। पर मेरे को बताओ, लॉ से आपको डर क्यों लगता था, और आपने इस डर को ओवरकम कैसे किया? सर लाइक लॉ में क्या था ना, मतलब थ्योरी मेरे को नहीं जमता था, प्रैक्टिकल लाइक स्टार्ट से ही प्रैक्टिकल करने की आदत है। अकाउंट स्ट्रीम में नंबर्स मतलब आते पसंद आते हैं, तो प्योर थ्योरी देखने से ना वो नहीं अच्छा हम्म। लगता था, मतलब और याद भी नहीं होता था क्योंकि थोड़ा रटना तो पड़ता ही है। तो वही चीजें याद नहीं होता था ठीक से, तो और इस वजह से इंटर में भी मेरे को बहुत परेशान किया था लॉ। लॉ मतलब इंटर में अगर देखा जाए तो इंटर में मैंने 1 मंथ बस पढ़ के लॉ का एग्जाम दिया था और आ गई थी एग्जामेशन मेरी। तो वही है, लास्ट मोमेंट में पढ़ता था मैं लॉ को, तो मेरे को लगा था कि वो गलती हुई है मेरे से कि एक ऐसा रिस्क हम मैं नहीं ले सकता फाइनल में कि लास्ट 1 महीने में पढ़ूंगा या ऐसा कुछ। तो फाइनल्स में वही चीज थी कि मतलब डर तो था, बट क्लासेस तो लेनी थी, सेल्फ तो हो नहीं पाता मेरे से। तो लाइक मैं जैसे आपको बताया था कि आई वॉजेंट योर ऑफिशियल स्टूडेंट, मतलब आपके रिकॉर्ड्स में नहीं होगा बट आई कैन से कि आई वॉज योर स्टूडेंट, क्योंकि अ फ्रेंड बच्चों को ऑफ बता माइंड। दो, सच का खुलासा कर दो कि हमारे फैजान साहब ने हमारे लेक्चर्स का, मतलब क्या बोलते हैं, जो हर बच्चा करता है पर बताता नहीं, यहाँ ऑल इंडिया रैंक 1 साहब कर रहे हैं। क्या किया था फैजान आपने? आपने मुझसे लेक्चर डायरेक्टली नहीं लिए थे, क्या किए थे आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने लेक्चर्स नहीं डायरेक्टली नहीं नहीं लिए नहीं थे। नहीं नहीं, बताओ। तो 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 सर लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, उसने आपके लेक्चर्स लिए थे। व्हेन शी कंप्लीटेड हर कोर्स ना, तो आई हाँ आई टोल्ड हर टू गिव इट टू मी। तो हाँ वैलिडिटी भी थी उसके पास, व्यूज भी बचे हुए थे। हाँ। तो आई बोरोड इट फ्रॉम हर, मतलब और उसके बाद मैंने बुक्स खरीदी। आई हैव द बुक हियर विथ मी, आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन सी। आपका वो वो ग्रीन स्क्रीन था, हाइड हो जा रहा वो हो है। जाएगा, हाँ हाँ। हाँ, वो मेरे पर पास मैं बुक्स सारे पड़े हुए बच्चे, हैं तो फैजान मैंने। मैं आपकी वजह से बच्चों को बता दूं दो चीजें। एक तो सर बच्चे पूछेंगे सर आपके सीएमए फाइनल लॉ के लेक्चर्स है क्या? तो दोस्तों हम उस पे आएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने सीएमए फाइनल लेक्चर्स लॉ के डिसकंटिन्यू कर दिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उससे बच्चों को क्या फायदा हो रहा है। जिस अटेम्प्ट में मैंने दिसंबर 2024 के बाद डिसकंटिन्यू किया था, उसी अटेम्प्ट में मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 मिला था। और आज उस बात को 1 साल हो गए, और उस 1 साल के बाद मुझे एक ऑल इंडिया रैंक 1 भी मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं सर आपके वही लेक्चर्स देख करके हम पास हुए हैं। तो मुझे इससे बात करने के बाद मुझे लगा कि यार मैं सही किया था। पर क्यों डिसकंटिन्यू किया वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, आप फैजान की हरकतें देख के समझ सकते हो कि टीचर 1.5 व्यूज क्यों रखते हैं। क्योंकि यदि 2 व्यूज रखे, मतलब दो बच्चा बोलते हैं एक एक व्यू करके खत्म कर लूंगा। सर अल्टीमेटली 3 था हमारा ये आपका। है कि जिस तरीके से वो ना हो, बट अगर ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है आपका पढ़ाई करके, तो आप 3 व्यूज व्यूज ले लो, है ना? बट एनीवे फैजान, मुझे कमिंग बैक, तो लॉ में मेरे को सबसे पहले ये बताओ, आपको उसमें डर लगता क्यों था? मतलब स्पेसिफिक आंसर अगर आप दोगे, लॉ में क्या चीज आपको वीकनेस बनाती थी? रट्टा वाला पार्ट, सेक्शंस वाला पार्ट, क्या उसको डिफिकल्ट बनाता था? सर लॉ डिफिकल्ट लगता था क्योंकि एक चीज वो लगती थी कि बोरिंग है। ओके। पहली चीज ये थी कि बोरिंग है। सेकंड चीज ये थी कि लाइक मतलब आप मतलब प्रैक्टिकली उसको मतलब आप देख तो रहे हो, बट उतना आप एक्सपोजर जब नहीं मिलता है ना उस चीज पे कि क्यों क्यों पढ़ रहे हैं यार, ये ऐसा ऐसा लगने लगता है, तो वो चीज एक मतलब वो डिफिकल्ट लगती है। और बाकी इंटेलेक्चुअल रटने में करो। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वो आंसर फ्रेमिंग में भी दिक्कत आती थी। तो ये सारे रीजंस की वजह से लॉ डिफिकल्ट लगता था। बट द बोरिंग पार्ट वाज बहुत अच्छे से मैनेज्ड हो गया आपकी क्लास लेने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं था। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगा। क्लासेस तो बहुत पहले मैंने मतलब समझ लीजिए वन ऑफ द फर्स्ट जो मेरी क्लासेस कंप्लीट हुई वो लॉ की थी। लॉ की तो थी। वो चीज बोरिंग वाली तो चीज नहीं थी कि डेफर मतलब मुझे करना पड़ रहा है कि मैं आलस से नहीं कर रहा हूँ क्लास, ऐसा कुछ नहीं था। आई कंप्लीटेड माई क्लासेस वेरी अर्ली, मतलब जून 25 जब देने वाला था ना, उससे पहले ही 4-5 महीने पहले ही मैंने क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, और मैं रिवीजन स्टार्ट कर चुका था थोड़ा मोड़ा। उस टाइम पे मैं रिविजन्स कर रहा था। बट फिर जब ड्रॉप लिया तो फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया, बट वापस से हो गया था पिकअप, वो चीज मोटिवेशन आ गई थी कि हाँ अब वापस करना है। मुझे बताओ, आपने पूरे लेक्चर्स देखे? सारे 100% लेक्चर्स देखे कि थोड़े बहुत आपने क्लास से पढ़ा, थोड़ा बहुत सेल्फ पढ़ा, थोड़ा बहुत रिवीजन पढ़ा? कैसे किया आपने? पूरा 100% लेक्चर देखा आपने? जब क्लासेस देख रहा था सर उस वक्त तो पूरा देखा 100%, कोई मतलब मैं बांट नहीं रहा था कि कहीं मतलब यूट्यूब से कर लूं या कहीं से रिवीजन वीडियो से ठीक कर है। लूं, ऐसा कुछ नहीं। जो क्लासेस आपने दी थी वो सारी क्लासेस मैंने 100% करी है। क्लासेस ठीक के है। टाइम पे तो रिविजन्स के टाइम पे आपके रिवीजन वीडियोस देखे हैं, उसके लिए यूट्यूब रिफर किया, बट क्लास के टाइम पे तो नहीं।
तो यूट्यूब में, अच्छा ठीक है यूट्यूब पे आते हैं, पर मुझे एक सवाल का जवाब दो फैजान। मोस्टली सीएमए के जितने भी बच्चे होते हैं, खास करके फाइनल वाले, वो सीए के फैकल्टीज को प्रेफर करते हैं। मतलब उनको अगर सीए में एक्सक्लूसिव कोर्स ना मिले तो वो सीए का प्रेफर करते हैं। अब मैं जैसे अपने लॉ की बात बताऊं, तो लॉ में मैंने सीएमए का जो सिलेबस देखा था, जो अलग अलग नए चैप्टर्स थे, जो चैप्टर्स सीएमए में थे पर सीए सीए में नहीं थे, वो तो मैंने अलग से सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवर किया। पर जो मैंने तुमको सीए के ही लेक्चर सीएमए में दिए थे, और मैंने अपफ्रंट आपको बताया भी था कि इसमें सीए के लेक्चर्स हैं, ये सीएमए के लेक्चर्स एक्सक्लूसिवली नहीं है, पर कॉन्सेप्ट सेम है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि सीए फाइनल में थोड़ा ज्यादा कवरेज होता है। जैसे एक सेक्शन में अगर 10 पॉइंट है, तो सीएमए वाले सिर्फ उसमें 6 पॉइंट लिखते हैं। पर सेक्शन में तो एक्चुअली 10 पॉइंट है ना। तो मैं आपको क्लास में 10 पॉइंट पढ़ाता था। तो जब आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आप सीए का कंटेंट पढ़ रहे हो, आपके लिए सीएमए के लिए शायद इतना रेलेवेंट नहीं है, उसको आपने पर्सनल लेवल पे कैसे टैकल किया? सर टू टैकल दिस आई वुड से ये थोड़ी सी बात आ जाती है ट्रस्ट की, कि इफ यू आर टेकिंग क्लासेस ऑफ अ टीचर यू हैव टू ट्रस्ट हिम। बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगला इंसान पहली बार नहीं पढ़ा रहा है, तो ही वुड नो बेटर देन यू, ऐसा था। तो लाइक मेरे को जब शुरू शुरू में एक बार कुछ डाउट हुआ भी था कि लाइक ये चीज है क्या मेरे में, तो मैंने अपना मॉड्यूल खोला। तो आई सॉ कि आपके आपके बुक में वो सेक्शन हटा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड इन आईसीएमआई सिलेबस, प्लीज स्किप, ऐसे करके लिखा हुआ था। उस सेक्शन के नीचे कंटेंट नहीं था कुछ, बस सेक्शन का नंबर था, उसकी हेडिंग थी, और नीचे में पूरा ब्लैंक था। तो आई ओपनड माई बुक मॉड्यूल में एंड आई ट्राइड टू सर्च उस चैप्टर के अंदर, तो वो मुझे मुझे नहीं मिला। तो लाइक वो ट्रस्ट बिल्डअप और अच्छे से हो गया। मेरे को पहले भी ट्रस्ट था, बट आई ट्राइड जस्ट वंस कि लाइक एक बार देख लेते हैं। तो मैंने वो देख लिया। जब वो चीज कंफर्म हो गई ना, तो उसके बाद फिर मेरे को कोई डर नहीं था। देन आई वाज वाचिंग क्लासेस एंड फॉलोइंग योर बुक्स बहुत आराम से, कंफर्टेबली। कोई इशू नहीं आया। यहाँ पे मैं बच्चों दो चीजें हाईलाइट करूंगा जो मैं अपने सीए में हर बच्चे को बोलता हूँ। सबसे पहला, टीचर पे सरेंडर करो। सरेंडर मतलब आप अपने टीचर को, तुम्हारे जैसे मैं अपने सीएमए क्लासेस के बारे में बताता हूँ, मैं तुमको लॉ में दो शब्द ज्यादा बता रहा हूँ ना, शायद वो आपके एग्जाम में नहीं आए, पर लॉ तो लॉ है। जो आप सेक्शन पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह समझने के लिए पूरी तरह पढ़ना भी जरूरी है। सर लॉ का एक गोल्डन रूल होता है, आपको मैं बताता हूँ, लॉ के इंटरप्रिटेशन का एक गोल्डन रूल होता है। रीड द लॉ एज अ होल। मतलब आप पूरे लॉ को पढ़ो, आप आधा अधूरा पढ़ोगे ना, आप कभी लॉ नहीं समझ पाओगे। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सरेंडर करने के पहले टेस्ट कर लो। आपने किसी की फीस दे दी है, उससे आप उनके स्टूडेंट नहीं बन जाते, पर एक बार उनको टेस्ट कर लो, जो फैजान ने किया, जो मैं भी अपने टीचर्स को करता था। कि आप क्या करो, जो पढ़ा रहे हैं, एक दफा आप अपना सीएमए का मॉड्यूल खोल लो, और मॉड्यूल खोल करके आप देखो कि आपको चीजें समझ में आ रही है क्या, चीजों का फ्लो वैसा है। एक बार तुमने टेस्ट कर लिया, तुम्हारा ट्रस्ट प्लेस हो गया, अब उसके आगे क्वेश्चन मार्क मत डालो। और ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको किसी से भी सीखना है और अगर रैंक लानी है ना, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द टीचर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और ये सेम चीज मैंने अपने गुरु के साथ किया था, जब मैं इंटर और फाइनल फाइनल की एग्जाम्स दिख रहा था, और मेरे को फाइनल में रैंक दिखने मिला। इंटर में आई क्लियर बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज एक सरेंडर। मैंने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। दिस इज समथिंग विच आई वांट टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू। वेरी नाइस फैजान। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 8 दिन 8 सब्जेक्ट जो आपका सबसे बड़ा ड्रामा है, जो आपका ये स्ट्रैटेजी है, तो आपने 8 दिन में अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे कंट्रोल किया? एग्जाम लिख के आ रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, सो रहे हैं थोड़ा सा, कैसे मैनेज किया आपने ये 8 दिन का स्ट्रेस? आप कोई ऐसे 3 टेक्निक्स बता सकते हो जो आपके लिए काम किए और आपको लास्ट में समझ आया यार ये तो मेरे लिए काम कर रहे हैं? कोई 3 ऐसे टेक्निक बताइए। सर फर्स्ट टेक्निक आई वुड से कि मतलब इस 8 दिन के लिए मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका था 3 महीने पहले से। तो ये चीज थी कि मतलब मेरे को जब मैंने डिसीजन ही लिया ना कि मुझे बोथ ग्रुप्स लेना है, मतलब वहां वहां पे देना है, तो उस वक्त से ही मैंने अपने आप को तैयार कर रहा था कि अब देना है बोथ ग्रुप, तो 8 दिन को फेस करना है, 8 दिन को फेस करना है। तो वो जब माइंड में बार बार आ रहा था ना, फर्स्ट बार बहुत डर लगा, फिर सेकंड बार उससे थोड़ा सा कम डर लगा, फिर तीसरे महीने तक जब तक मैं पहुंचा ना, तो वो थोड़ा सा सिंक इन मैं कर चुका था उस जोन में कि हाँ अब देना तो है, अब यही करने, अब चूज किया ये चीज करना, तब तो करना तो होगा। तो लाइक वो हम्म। होता है, वो जो डर था ना वो धीरे धीरे कम हो गया। तो फर्स्ट चीज तो ये थी। सेकेंड चीज वाज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में इट वाज लाइक मैं पहले पहले से ही सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर चुका था। मैंने लास्ट डे के लिए कुछ छोड़ा नहीं था कि लास्ट डे पे मेरे को ये चीज फर्स्ट टाइम देखनी है, या कुछ ऐसा चीज जो लास्ट डे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। आई मतलब मैंने एक मटेरियल भी तैयार कर लिया था अपने लिए, मतलब कंपाइल करके कुछ चीजें, कि लास्ट डे पे मेरे को ये चीजें देखनी है, ये नोट्स देखने हैं, ये एमसीक्यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैं कंपाइल, मतलब आई वॉज रेडी फॉर दैट डे। मतलब वो 8 दिन जो थे मैं उसके लिए पहले से रेडी था।
बट स्टिल वो 8 दिन जब आया ना, तो लाइक नींद का तो कोई मतलब ये नहीं है, नींद नहीं मिलेगी। बहुत कम ही कितने मिलती घंटे है सोते थे आप मेरे को। फैजान? तीन कितने घंटे घंटे? सर मैक्स। 3 घंटे क्या से ज्यादा बात कर आठ रहे दिन हो, 8 दिन नहीं मिला लगातार सर। 3-4 घंटे? यस। 4 घंटे भी नहीं हुआ था सर, कभी 3 घंटे ही होता था। हमेशा ओह तीन माय घंटा होता गुडनेस। था। क्योंकि लाइक जो सब्जेक्ट पे आपका ग्रिप भी है ना, आप अगर सोचते हो कि ये वाला सब्जेक्ट तो जल्दी हो जाएगा, आज थोड़ी देर सो लेता हूँ, बट जब आप वो सब्जेक्ट लेके बैठते हो एग्जाम से एक रात पहले ना, दैट मतलब वो टाइम ले लेता है आपका। ले ही लेते हैं। वो डर से भी आप उसको और टाइम ज्यादा दे देते हो, और वो ले भी लेता है आपका टाइम। तो वो 8 दिन लगातार 3 घंटे का ही नींद लेके मैं सोया था। तो स्लीप तो नहीं मिलती है। तो और द फैजान। थर्ड थिंग आई वुड से हाँ। कि लाइक वही है कि मतलब जैसे कर रहे हो ना, एक एक अगर आप एक दिन आप किए हो, अगर वो चीज अगर आपके लिए वर्क करिए ना, उसको चेंज मत करो। स्विच ऑफ स्विच ऑन के लिए ये था कि मैं आता था, मतलब एग्जाम दे के आता था, आई यूज टू स्क्रॉल फॉर अ बिट, कि मतलब वो चीज जो है ना, थोड़ा सा कुछ बाहर की चीजें आ जाए, तो ताकि मैं फ्रेशली कुछ और अंदर ले सकूं, वरना वो मूव ऑन कर पिछले दो। एग्जाम का एमसीक्यू, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन छूट गया, ये मैं शायद गलत कर दिया, ये सारे थॉट्स आते थे। तो थोड़ा सा स्क्रॉलिंग 10-15 मिनट आधा घंटा, दैट दैट हेल्प्ड मी बहुत ज्यादा। तो फैजान मेरे को एक बात बताओ, हर सब्जेक्ट के लिए तो आपके पास बैक टू बैक एग्जाम था, लॉ के लिए आपके पास ज्यादा टाइम रहा होगा, तो लॉ आपने कितने दिन में रिवाइज किया? क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं दे सकते, जैसे 5-6 दिन भी नहीं लगा सकते, एट द सेम टाइम बहुत कम भी नहीं दे सकते, तो लॉ कितने दिन में रिवाइज किया आपने? और कितना रिवीजन किया एग्जाम के पहले, मतलब जस्ट एग्जाम के पहले वाले समय पे? लॉ लॉ आई स्टार्टेड रिवाइजिंग 3 months अगो ऑफ द एग्जाम डे। 3 महीने पहले मैंने चालू किया। माई माई स्ट्रेटेजी वॉज कि लाइक मेरा लॉ वीक है, आई न्यू दैट, आई अंडरस्टूड माई वीकनेस। और मैं उसको टैकल करने के लिए ये किया ना, कि मैं दिन का जो सबसे पहला चीज करूंगा, दैट वुड बी लॉ। अब मेरे को अगर उस दिन मेरे को मोटिवेशन आ रहा है लॉ करने का, तो 2 घंटे करूंगा, 3 घंटे करूंगा। बट अगर नहीं आ रहा है मोटिवेशन, तो मैं 1 घंटे करूंगा या आधे घंटे करूंगा। बट आई वुड डू लॉ एवरी डे ऑफ द वीक फॉर 3 months स्ट्रेट। बिकॉज फियर हटाने का मेरे को लगा कि फियर अगर हटाना है, तो ये करना बहुत जरूरी है। मैं किसी दिन सेल्फ पढ़ लेता था थोड़ी देर, किसी दिन आपके रिवीजन वीडियोस देख लिए, ऐसे कर करके लाइक आई यूज टू स्विच, जिस दिन जितना मन करे आई यूज टू, मतलब करना है, बस इतना ठाना हुआ था कि दिन का पहला चीज जो मैं करूंगा पढ़ाई से रिलेटेड, दैट वाह। वुड बी लॉ। टाइमिंग डजेंट मैटर, ड्यूरेशन डजेंट मैटर, बट मेरे को करना है। लॉ की किताब, दैट तो वाज आपके माई पास जो प्लान। लॉ की वो किताब है, जो लॉ की जो समरी बुक है, सिर्फ वही आपका बेस बना था कि कुछ और भी बेस बना था? नहीं सर, लॉ लॉ के प्रोविजंस पढ़ने के लिए दैट वाज द बेस। बाकी हाँ। एमसीक्यूज के लिए कोई और बुक्स इस्तेमाल करता था, कभी क्वेश्चन बैंक्स कुछ इधर उधर से दोस्तों से अगर पर मिल जाए, तो एग्जाम के वो पहले मतलब आपने क्या क्वेश्चन पढ़ा बैंक्स। जो लास्ट, क्योंकि मैं बच्चों बता दूं, सीएमए बच्चों को मैंने जब सीएमए लॉन्च किया था, तो मेरे को 6-8 महीने जब मैंने चलाई, तब मैंने सिर्फ समरी बुक दिया था। उसके बाद क्वेश्चन बैंक मैं बनाने तक पहुंचा ही नहीं कभी। पर मुझे बताओ, जो समरी बुक आपको मिलती है रजा फैजान, जो समरी बुक आपको मिलती है, क्या कॉन्सेप्ट्स और प्रोविजंस के लिए उतना काफी था? कॉन्सेप्ट्स और एंड प्रोविजंस के लिए तो 100% सफिशिएंट था सर वो। और एग्जाम के पहले आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते होगे, राइट? कि आपने क्वेश्चंस भी देखे एग्जाम के पहले? एग्जाम से पहले आई वुड से आई यूज रिवीजन ऑडियोज यू गेव सर। जो जो ड्राइव में आप अपने जो रिवीजन ऑडियो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने बुक्स बहुत बार पढ़ ली थी उस टाइम तक, बहुत तो बात कर ली। तो मेरे को था कि जल्दी जल्दी मतलब रिकॉल हो जाए एक बार, क्योंकि वापस से बुक्स पढ़ना इट वुड बी टाइम टेकिंग, पेजेस पलटने में वो थोड़ा मतलब हाईलाइटेड, पूरा बुक ही ऑलमोस्ट हाईलाइटेड है। तो जो पढ़ना है उससे फोकस हट के कहीं और मतलब माइंड जाएगा, क्योंकि हाईलाइटेड हाँ। है पूरा बुक। इस वजह से आई अवॉइडेड द बुक। आई आई स्टिक टू रिवीजन ऑडियोज और क्वेश्चन बैंक जो मिला था मेरे को, वाह। आई यूज टू डू क्वेश्चन बैंक, पीवाई क्यूज एंड एमटीपीज उस वक्त तो। 3-4 दिन, 3 दिन आई गेस आई टुक एग्जाम से पहले 3 दिन आई गेव टू लॉ। उससे थ्री पहले फुल मैं डेज और कुछ कर रहा था। 3 full days, हाँ। यस सर। अब मेरे को बताओ फैजान, आपने ओवरऑल अपना राइटिंग इंप्रूव करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करी, किस लेवल पे राइटिंग प्रैक्टिस करी आपने? राइटिंग प्रैक्टिस सर आई वुड से मैंने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई नो कितना इसलिए मैंने कम किया आया है। आपको, इसलिए सिर्फ क्योंकि 78 आए। अगर थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस अरे नहीं करते तो सर, 85 आ जाता। नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। आई एम सेइंग कि लाइक मेरे को माई मतलब इंग्लिश इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं थी मेरी। बिकॉज आई हाँ। न्यू कि हाँ मैं इंग्लिश लिख लूंगा, इफ आई नो द प्रोविजन आई कैन फ्रेम इट वेल, एंड आई हम्म। आई कैन इंसर्ट द कीवर्ड्स, बिकॉज मैंने इतनी बार पढ़ा था ना, तो वो कीवर्ड्स बैक ऑफ द माइंड थे। मतलब आप अभी मेरे को रिकॉल बोलोगे तो आई माइट नॉट बी एबल टू, बट मेरे को जब लिखने जाएगा ना, मैं जब लिखूंगा ना, तो वो मेरे को क्लिक करेगा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था अपने पे, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ चुका था उस चीज को। हम्म।
तो मेरे को इंग्लिश पे भी थोड़ा सा अपना कंफर्ट था और ये चीज पे भी कॉन्फिडेंस था, इस वजह से मैं राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा मैं कॉम्पेंसेट किया कि मैं मोर थोड़ा सा प्रोविजंस और पढ़ लूँ और एक चैप्टर पढ़ लूँ, जो और चैप्टर एक मैं छोड़ के चैप्टर। जाने वाला हूँ शायद मैं उसको कवर कर सकता हूँ। इस उसके लिए मतलब राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की है बट थोड़ी कम की है। थोड़ी कम की, समझ गए भाई। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपने ऑनेस्टली नहीं किया। देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इन पे प्रेशर है कि मैं एआईआर बनूं तो आकर के बोलूं भाई मैंने तो 2000 घंटे लिख दिए। ऑनेस्टी इज समथिंग विच विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। एंड नोइंग यू, आई अंडरस्टैंड कि आपने लॉ की तैयारी किस तरीके से करी, 8 घंटे आपने कैसे मैनेज किया। आप मुझे ये बताओ, आपने 10 घंटे तक की पढ़ाई करी है, राइट? आपने कहा कि पिछले 3-4 महीने आप लगातार 10-10 घंटे की पढ़ाई करते थे। मुझे बेसिक्स नहीं जानना, क्योंकि 10 घंटे में से मैं समझता हूँ 6-7 घंटे तो कोई भी पढ़ाई कर लेता है। आप मुझे वो बताओ कि ओवर द पीरियड पीरियड आपने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 10 घंटे 11 घंटे करने के आपने क्या हैक्स निकाले। क्योंकि हैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक डायरेक्शन देता हूँ। जब मैं अपनी पढ़ाई करता था तो मुझे ये हैक समझ में आया कि अगर मुझे 10 से 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी टच करनी है तो मेजोरिटी गेम सुबह होते हैं। मतलब मैं दिन में 15 घंटे बैठूंगा तो 10 घंटे पढ़ाई नहीं होगी। पर मैं सुबह जो 6 घंटे होते हैं ना, सुबह के 6 घंटे, उस 6 घंटे में मुझे 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालनी होती थी। ये मैंने बहुत लेट से फिगर आउट किया। तो आप मेरे को बताओ, आपके 10 घंटे बैठने के पीछे प्रोडक्टिविटी हैक क्या है, जो अभी बच्चा 5 घंटा या 6 घंटा पढ़ रहा है वो कैसे मैनेज करेगा इसको। सर मेरा प्रोडक्टिविटी हैक लाइक आई न्यू कि मेरा अगर माइंड ठीक रहेगा ना तो आई कैन सिट स्ट्रेट, मतलब आराम से मैं जितने देर मेरे को निकालना है मैं निकाल लूंगा। तो माइंड ठीक करने के लिए मेरे को दो तीन चीजें थी कि मेरे को नींद चाहिए रहती थी। जितनी मतलब मैं नॉर्मल जितना स्लीप मैं ले पा मतलब 7 घंटे 8 घंटे आई नीडेड दैट, बिकॉज अगर मैं वो नहीं लेता था ना तो मेरा मतलब हेडेक होने लगता था और भी हेल्थ इश्यूज होने लगते थे मेरे को। तो मैं वो रियलाइज किया था कि मेरे को जब तक नींद नहीं मिलेगा आई कांट डू एनीथिंग। तो मतलब मैं एक चीज तो पहले वो किया कि स्लीप में मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मेरे। आई यूज टू स्लीप। और सेकंड थिंग आई डिड कि मैंने ब्रेक्स प्लान किए। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि हर 2 घंटे में ब्रेक्स चाहिए रहते थे। आई 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 फिगर्ड आउट दैट आई कैन स्टडी इन स्ट्रेचेस, मतलब लॉन्ग स्ट्रेच में मेरे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इट माइट नॉट बी रिलेटेबल फॉर एवरीवन, बट हाँ मेरे लिए था कि मैं लॉन्ग स्ट्रेचेस में पढ़ सकता था। और मेरे से सुबह नहीं उठा जाता था क्योंकि मेरे को नींद चाहिए रहती थी और रात में भी मेरे को जल्दी नींद आती नहीं थी। तो ऐसा था कि मतलब तो मैं उठता लेट था बट आई यूज टू स्टडी इन अ स्ट्रेच, मतलब 4-5 घंटे विदाउट अ ब्रेक आई कुड स्टडी, मतलब और आराम से। ऐसा नहीं कि मतलब बस इधर बस पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस वो रहता था प्रोडक्टिव वो चीज, क्योंकि नींद सही मिली है और बाकी भी मेंटल स्टेट अगर ठीक है ना तो वो निकल जाता था। तो वो स्ट्रेचेस में मैं करता था। पहले सुबह उठता था 10 से 11 बजे के अराउंड में बैठा, उस टाइम तक तो आप उस सुबह टाइम से मैं रात को लेके लेट बैठता था। सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे? सॉरी, हाँ रात को सुबह लेट सुबह सोते थे, जल्दी सुबह नहीं। आराम से उठते थे? हाँ सुबह आराम से उठता था, मैं सुबह आराम से उठता था। तो 11 बजे के अराउंड 11 बजे के अराउंड में बैठा तो उस टाइम पे मैं 3 साढ़े 3 तक एक स्ट्रेच मार देता था। वो 4-4:30 4.5 आवर्स हो फोर एंड जाते थे। हाफ फिर लंच ब्रेक लिया, लंच हाँ। ब्रेक लिया 1 आवर। उसके बाद फिर 3-4 घंटे का एक स्ट्रेच मारता था। तो हम्म, ऐसे कर करके क्या था, दो मतलब 3 स्ट्रेच होते थे टोटल मतलब दिन में। एक मॉर्निंग वाला स्ट्रेच हो गया, एक आफ्टर लंच वाला हो गया, एक इवनिंग में आफ्टर मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेता था 1 घंटे इधर उधर। उसके बाद हम्म, एक स्ट्रेच मारता था डिनर तक। तो डिनर हम्म, लेट करो, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम स्क्रॉल करता था क्योंकि थोड़ा सा माइंड को भी फ्रेश रखना है। क्योंकि दिन भर तो पूरा स्ट्रेच 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 ऐसे कर रहा है तो पूरा स्टडीज भरे रहते थे। बीच में आई यूज टू अवॉइड सोशल मीडिया या एंड एवरीथिंग। तो जो शॉर्ट हम्म, ब्रेक्स लेता था उसमें मैं कुछ गेम वेम खेल लेता था थोड़ा मोड़ा कि सोशल मीडिया जाने से दैट हम्म, इज अडिक्टिंग। एक रील देखो अगला हाँ। रील आएगा, दूसरा रील तीसरा। तो आई यूज टू अवॉइड सोशल मीडिया, यूज टू प्ले गेम्स। और गेम्स भी ऐसे जिसमें टाइम मतलब मैनेज हो सके, लाइक आई यूज टू प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल का वो एक गेम मतलब होता था अप्रोक्स 10 मिनट का। तो इफ आई टेक अ ब्रेक आई अलाउ माई दस सेल्फ मिनट टू का प्ले एक वन गेम गेम। एक गेम खेल हाँ। सकते हो तुम। आई आई यूज टू अलाउ माई सेल्फ कि जा, मतलब तेरे को छूट है, खेल ले एक गेम, ऐसा था। तो इट इट हेल्प्ड मी टू मैनेज टाइम ऑल्सो बिकॉज एक एक गेम खेला, आई नो कि 10 मिनट हो चुके हैं, आई टुक अ ब्रेक। आई 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 मेरे को कैन वो आ जाता था कंटिन्यू। हाँ। मोटिवेशन कि आई हैव टू गेट बैक, यस आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू गो बैक एंड स्टडी। तो ये चीज थी हम्म। सर, आई मैनेज्ड माई शेड्यूल दिस वे। कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था कि इतने बजे उठना है, ऐसे आधे घंटे में ये करना है, 1 घंटे में ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ आई गेव माई सेल्फ फ्रीडम फ्रीडम बट आई हैड सेल्फ कंट्रोल थोड़ा, यही था। मैं बच्चों, तुम लोगों को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं ना, अगर मैं इसकी बातें एज अ स्टूडेंट सुनूं तो सीखने के लिए मेरे पास ये नहीं है कि रात को लेट सो सुबह जल्दी उठो, तो लॉन्ग स्ट्रेचेस में पढ़ो या फुटबॉल का गेम खेलो। ये सब सीखने वाली बात नहीं है। सीखने वाली बात ये है
कि आप रोज अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हुए अपना शेड्यूल कैसे बना रहे हो। जहां दुनिया तुमको बोलती है जल्दी सो के जल्दी उठो, वहां साहब रात को लेट सोते थे, सुबह लेट उठते थे। जहां दुनिया तुमको कहती है कि पोमोडोरो टेक्निक की 1.5 आवर पढ़ाई, 15 मिनट ब्रेक, वहां ये 4 घंटे का लॉन्ग स्ट्रेच कर रहे हैं। जहां दुनिया तुमको कहती है कि तुम सोशल मीडिया मत करो, गेम्स मत खेलो, वॉक करो, वो वॉक भी नहीं कर रहे, सोशल मीडिया भी नहीं कर रहे, वो गेम खेल रहे। इट इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट। इट इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट वर्किंग फॉर यू। जो चीज आपके लिए काम कर रही है वो आपको बढ़ाना है, और जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है वो आपको पीछे करना है। दैट इज हाउ यू कीप फिगरिंग आउट, एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू बिकम अ बेटर स्टूडेंट। देखो, रिजल्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लक। क्या फैजान आप ये मानते हो कि रिजल्ट में नसीब का श्योर भी थिंग बहुत सर, बड़ा रोल होता श्योर है? थिंग, श्योर थिंग सर, श्योर, 110%। मतलब आप मान लो फैजान से, मान लो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कोई और बच्चा कर लिया होता, तो शायद फैजान नहीं आ पाता यार वन। शायद इस अटेम्प्ट में और पागल लोग बैठे होते जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो शायद नहीं रैंक आ पाती। तो बाकी चीजें जो यूनिवर्स में होती है वो लक है। पर मेहनत और लक जब साथ में आता है तो इस तरह का रैंक एआर वन आता है। पर फैजान, जाते जाते बस, इससे ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं रखेंगे। दो बातें, एक बात है तो जो मैं बताऊंगा लास्ट में, और जो आपके तरफ से फैजान, मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से जब आप अपने दोस्तों से, यार दोस्तों से बात कर रहे हो, या कुछ दोस्त आपके पास हो गए, कुछ दोस्त फेल हो गए, और कुछ दोस्तों से, कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा, आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे कि मुझे बता दो, गाइड कर दो। तो फैजान, आपके हिसाब से ऐसे दो मिस्टेक्स क्या है जो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, विच इज कॉस्टिंग देम देयर अटेम्प्ट? मुझे बताओ ऐसा क्या मिस्टेक कर रहे हैं। दो ऐसे मिस्टेक बताओ, और लास्ट में एक ऐसा गोल्डन एडवाइस जो उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट मिस्टेक आई सी मोस्ट सीएमए स्टूडेंट्स डू इज सेलेक्टिव स्टडी। क्योंकि लाइक आई हैव सीन टेलीग्राम पे फुल एबीसी एनालिसिस शेयर हो रहे हैं, मस्त सब उसको ही फॉलो कर रहे हैं कि, और फॉलो कर रहे हैं तो बहुत मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि हाँ लाइक एबीसी एनालिसिस में ये कैटेगरी है, तो ऐसे ऐसे अगर बन रहा है पेपर पैटर्न, आई विल डू दीज चैप्टर्स ओनली एंड लेफ्ट लीव लीव द ऑल अदर ऑल द चैप्टर्स। रेस्ट। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस बार इट्स एग्जाम्पल है ये वाला जो दिसंबर 25 अटेम्प्ट है, इसमें मोस्ट पेपर्स में पैटर्न फॉलो नहीं हुए सर। एबीसी चाहे आप पैटर्न फॉलो डीटी नहीं में हुआ। बोल, डीटी में पीजीबीपी को गायब कर दिया, 14 मार्क्स का जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है दैट वाज नॉट नॉट देयर, देयर। हम्म। नॉट देयर। मतलब ट्रस्ट आ गया था वहां पे, ट्रस्ट उसमें तो का ट्रस्ट आ एक गया। क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने। और हम्म। ट्रस्ट इससे पहले कभी नहीं आया था सीएमए फाइनल्स में, तो मतलब कोई पढ़ के ही नहीं जाता था। तो हम्म। ट्रस्ट इस बार आ गया, इस बार कोई किया नहीं होगा, बट इट्स अ लेसन कि लेसन कि अगर आप आप एबीसी सिलेक्टिव पे भरोसा स्टडी, नहीं कर सकते। आप एबीसी पे ओके। भरोसा नहीं कर सकते, पेपर में कुछ भी उठ के आ सकता है। तो सेकेंड। यही चीज है कि जो सिलेक्टिव स्टडी है इसको अवॉइड करो। आई वुड सेकेंड थिंग आई वुड से कि लेस फोकस ऑन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो हमारे आ रहे हैं 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, और सारे अनरिलेटेड, कोई केस स्टडी बेस्ड नहीं है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। सारे और इंडिविजुअल मोस्टली आप एमसीक्यूज होते हैं। सब इंडिविजुअल एमसीक्यूज है, अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़ के गए हो तो वो 30 मार्क्स में 22-24 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो और वो 22-24 आपका आधा घंटा या 40 मिनट में आ सकता है, एग्जाम हम्म। के शुरू में आधे घंटे में ही आ सकता है 22-24। तो आफ्टर आफ्टर डूइंग दोस एमसीक्यूज आपको फेल होना बहुत मुश्किल है, पास होना ज्यादा हाँ। इजी हो जाता है फेल होने से। आप अगर आपका एमसीक्यूज अच्छा चला जा रहा है तो यू आर जस्ट राइटिंग फॉर एग्जाम्शन एंड नथिंग एल्स। तो वो चीज है कि एमसीक्यूज पे वाह। फोकस लोग नहीं करते हैं, एग्जाम के एक रात पहले के लिए रख देते हैं कि एमसीक्यूज उस रात पे करूंगा। तो दैट्स नॉट द राइट वे टू अप्रोच एग्जाम्स आई वुड से। एग्जाम के एमसीक्यूज आप पहले से करके रखो, एक बार तो करके रखो एटलीस्ट, एग्जाम के पहले वापस कर लेना, बट यू सी द एमसीक्यूज एक बार, और कॉन्सेप्ट हम्म। क्लैरिटी पे फोकस रखो, रटने पे मत जाओ आई वुड से। क्योंकि एमसीक्यूज आप अगर अगर होल हार्टेडली आप अलग से नहीं भी कर पा रहे हो ना, अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो एमसीक्यूज वहीं से आ रहे हैं, तो यू और कैन डू दैट। पहला और दोनों पॉइंट, अगर दूसरा पॉइंट मर्ज करोगे, तो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो आप 30 मार्क के एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि 30 मार्क का एमसीक्यू तो आप हाँ जी तभी सर, कर पाओगे श्योर, जब आप पूरा पढ़ाई कर रखे हो। राइट। मेक सेंस रजत। श्योर और थिंग सर, हाँ आखिरी, हाँ जी, हाँ जी। आपके गोल्डन एडवाइस के बारे में आप सोच लो, पर तब तक फैजान मैं आपको एक बात बताता हूँ, टॉकिंग टू यू। सी, लॉ इज समथिंग दैट आई लव। ओके, आई लव टीचिंग दैट, एंड आई थिंक दैट द रीजन व्हाई आई डिसकंटिन्यूड सीएमए फाइनल वाज बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मैंने सीए फाइनल के लेक्चर, सबसे पहले सोचते हैं हमने सीए फाइनल के लेक्चर सीएमए फाइनल में जितने कॉमन थे वो मैंने क्यों दिए। क्योंकि मुझे पता था कि जिस लेवल का डिलीवरी मैंने सीए फाइनल में किया है और जो लेवल ऑफ कंटेंट मैंने लॉ का दिया है,
मुझे पता था कि इस तरह का डिलीवरी बच्चों को नहीं मिल रहा है, बच्चों को लॉस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, उस प्राइस रेंज पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, मेरा ड्यूरेशन भी बहुत कम था। अगर आप लोगों को याद होगा, मेरे सीएमए फाइनल लॉ का ड्यूरेशन सिर्फ 120 घंटे या 130 घंटे का था। लोगों को लगता था कहाँ से होगा 120 घंटे में, मुझे लगता था इससे ज्यादा का है ही नहीं भाई, क्योंकि तुम फाइनल के बच्चे हो, तुम इंटर के बच्चे थोड़ी हो। और दूसरा, मेरा प्राइस भी कम था। पर मैंने डिसकंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि क्या हो रहा था, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान ये हो रहे थे, सर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हो सर, मतलब आप ये सेक्शन में देखो 7 पॉइंट बुक में दिए हुए हैं, आप 8वां पॉइंट भी पढ़ा रहे हो दोस्तों। तो मैंने देखा मार्केट जो है ना, वो नए एक्स्ट्रा पोर्शन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जबकि समय 120 घंटा ही है। जहां तुम 180 घंटे 160 घंटे में वही 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 पढ़ रहे हो, उसके सामने मैंने 120 घंटे में तुमको वो प्लस थोड़ा और एक्स्ट्रा दिया जो तुम्हारे लॉ के काम आएगा। जो तुम ऑलरेडी जब टीटी पढ़ते हो तो तुम सीए फाइनल का टीटी पढ़ते हो, जब तुम आईडीटी पढ़ते हो तो तुम सीए फाइनल का आईडीटी पढ़ते हो, और एआईआर 1 ये सारे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के आ रहे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस पहले थोड़ा कम हुआ, मैंने सोचा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो ऑल्दो इट वाज अ वेरी गुड सेलिंग लेक्चर, मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं यार, लेट्स नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। बट जिस दिन मैंने बंद किया उसी समय एआईआर 2 और अभी एआईआर 1 लाना मेरे को ये शो करता है कि लेक्चर्स तो प्यारे थे। मैं उसको कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को उसको मैं कुछ तरीके से मैं उस पर थोड़ा और समय दे करके उसको जस्टिस करके आप लोगों के लिए वापस ला सकूं क्या, तो आपके थोड़े पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, और लॉ भी आप पैसा पढ़ोगे जैसा आपने शायद पहले कभी ना पढ़ाओ। फैजान से जब मेरी कल बात हो रही थी, उसने बोला सर लेक्चर लाओ ना लाओ, आप प्लीज अपनी बुक्स तो वापस लॉन्च कर दो। आपके पास बनी बनाई पीडीएफ है, आपको बस प्रिंट करके उसको निकालना है, आप उसको प्लीज बुक्स को वापस रीलॉन्च कर दो। तो इस बारे में तो मैं जरूर सोचूंगा, पर शर्त यह है तुम लोग उसको फैला दो आपकी तरफ। ठीक है, तो शर्त यह है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो ना ऐसा हो कि मन मर्जी बच्चे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। पर फैजान आपके कहने पे बुक्स तो हम लोग वापस रीलॉन्च करेंगे, आई थिंक गिव मी अबाउट 1 मंथ, बिकॉज अभी थोड़ा हेक्टिक है, पर मार्च एंड तक बुक्स लॉन्च कर लेंगे। पर उसके अलावा फैजान अभी जाते जाते बस आप एक, हर एक सीएमए फाइनल बच्चों को या सीएमए इंटर के बच्चे को कुछ ऐसी बात बताओ जिससे आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है और ये सही करेगा तो उसका सीएमए जो है वो पक्का उसके कंट्रोल में आ जाएगा। आई वुड से सर कि मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स मतलब पढ़ाई को छोड़ के वो दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि सीए का कंटेंट, सीएमए का कंटेंट, सी इफ मतलब आप उस चीज पे आप पहले मत जाओ ना। आप यू सी कि आपके सिलेबस में है ना, अगर अब वो सीए के सिलेबस में हो, सीएस के सिलेबस में हो, एमबीए के सिलेबस में हो, किसी के भी सिलेबस में हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके सीएमए के सिलेबस में है ना, यू फोकस ऑन दैट एंड स्टडी दैट। फर्स्ट यू स्टडी दैट, उसके बाद आप अपना नॉलेज फिल्टर कर लेना कि क्या नीडेड है क्या नहीं नीडेड है। इट्स नॉट दैट कि बहुत बोगस आपको पढ़ाया जा रहा है। इफ पढ़ाया भी जा रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, दैट वुड हेल्प यू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको लॉ का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है या और कोई भी सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि ये काम क्यों हो रहा है, ये चीज ऐसे क्यों लाई गई, तो आप वो मतलब आपको फिर लास्ट में रटना ही पड़ेगा उस चीज को। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ लोगे ना, तो अगर आप उसको रट्टा नहीं भी मारोगे, आप उसको ओन वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो, तो इट वुड हेल्प यू इन एग्जाम्स। तो पहला मिसकंसेप्शन ये है कि मतलब बहुत ज्यादा जो रेलेवेंट नहीं है उस चीज पे फोकस करते हैं लोग। और द सेकंड थिंग इज, आई वुड से कि मतलब एबीसी एनालिसिस तो मत ही करो। एबीसी एनालिसिस अब तो मत ही करो। पहले अगर वर्क करता भी था, आई डोंट अब तो नो मतलब उतना, क्योंकि मैंने उतना तो नहीं, आई आई टुक हेल्प विद दैट, दैट इज नो डिनाइंग कि मैंने हेल्प ली है एबीसी एनालिसिस की, बट आई डिडंट ब्लाइंडली फॉलो इट। आई एबीसी यूज्ड इट टू मतलब अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग अपने करने के लिए। वीकनेसेस को टैकल करने के लिए। आई समझ, जस्ट यूज दैट। मतलब लेकिन आप उसको ही अपना मतलब ब्रह्मास्त्र मत बेस बना लो बना कि लो, ये यही नहीं। मैं यही करके जाऊंगा। दैट वुड मतलब दैट्स सुसाइड आई वुड से। कि या मतलब अगर आप उसके ही भरोसे सिर्फ जा रहे हो एग्जाम्स में, एक एक पलटी मारेगा इंस्टीट्यूट एंड यू विल बी ब्लैंक इन एग्जाम्स। तो यही यही दो चीजें मैं कहूंगा सर। फैजान, कोई आपका ऐसा मोटिवेशनल लाइन है जिसने आपको ये जर्नी में बहुत मोटिवेट किया है? कोई भी ऐसा लाइन, कोई ऐसा, जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, एक मेरी कहावत है, एक निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। जिसका मतलब ये होता है कि यू एम फॉर समथिंग बिग एंड यू आर नॉट एबल टू अचीव इट, दैट इज ओके। बट यू डू नॉट एम फॉर बिग, दैट इज नॉट ओके। तो ये एक ऐसी कहावत थी जिसने मेरे को मेरे फाइनल्स के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया। कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत हेल्प करी जिसने, कोई ऐसा मोटिवेशनल लाइन? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक लाइन तो नहीं है, बट आई यूज टू लिसन टू रैप अ लॉट।
तो ओ, रैप में मतलब बहुत सारी मोटिवेशनल रैप सुनी है, तो वैसा मतलब एक कोई स्पेसिफिक लाइन में नहीं बता पाऊंगा, बट आई यूज टू लिसन टू दैट। तो मैं रात में जब मतलब मेरे को चाहिए रहता था ना कि लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस, आई मतलब इतना वर्थ इट भी है तो क्या ऐसा या वो पूरा ऐसा कुछ है कूल वाला कि भाई भाई अपना ना, फोड़ नॉट देगा, ऐसा कूल कुछ टाइप का मतलब कुछ? कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट रैप भी होते हैं सर। सॉफ्ट रैप सॉफ्ट होता है? रैप्स होते हैं, अच्छा। मोटिवेशनल रैप्स होते हैं, स्टोरी रैप्स होते हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग। आई यूज टू स्टोरी लिसन टू दैट, टेलिंग, मतलब ओके। थोड़ा काम करता था माइंड को। तो वो चीज था। बाकी लाइक एक मोटिवेशनल लाइन थी जो मैंने अभी अपने लिंक्डइन पे भी डाली है, मेरे को बहुत पसंद थी। लाइक मतलब वो मतलब अचीव करने के बाद मेरे को एक था कि अगर मैं कुछ अचीव कर लूंगा ना, तो आई कैन से इट टू माई जूनियर्स। एंड दैट लाइन वाज, इफ आई गो लेट एम नो आई सेड लड़के लगा रहे। तो दैट्स द लाइन, मतलब आई यूज टू लिसन टू दैट कि मतलब इफ आई डाई समडे, तो मतलब मेरा मैसेज पहुंचा देना कि आई सेड लगा रहे, जो चीज लगे कर रहे हो रहो। उस पे लगा लगे रहो, एंड यू विल फाइंड सक्सेस। तो वो भाई चीज थी, ये लाइन मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी मेरे टाइम पे, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। चलो फैशन, आई थिंक अब अभी भी आप लोग, आपके लिए यही लाइन एप्लीकेबल होती है कि लगे रहो। जिंदगी बहुत लंबी है, काम बहुत करना है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत दुनिया देखना बाकी है, बट आई थिंक फॉर एवरीवन हु वॉच टिल हियर, आई थिंक दिस वाज इमेंसली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मतलब आप लोगों ने सारी चीजें सुनी, क्या सीखे? आपका ये पूरे इंटरव्यू से मेरे को लगता है अभी तक का मेरे इंटरव्यू का ये बहुत बेस्ट फ्लो था, बिकॉज फैजान बहुत रिलेटेबल आंसर्स दे रहा था। तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा, जो भी आप लोगों ने चीजें सीखी है, कमेंट पे आप एक बार लिख के जाइए अपने मेमोरी के लिए कि इस वीडियो से मैंने एक्चुअल में सीखा क्या, जो मैंने इस पे समय दिया है मैंने इससे क्या सीखा और मैं इससे अपने लाइफ में क्या चेंज करूंगा। ये जरूर लिख के जाना और एक बार कमेंट करना, सर आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएमए ऑल इंडिया रैंकर। सर क्या है, सोचने में मत डरो, दोस्त मेरा देख लेगा, कोई मेरा देख लेगा, क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, यही हम भी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तो तुम ये समझो कि भैया हमको अपना देखना है, मैं हूं और मैं हूं बस। कमेंट पे लिखो आई एम गोइंग टू गेट एन AIR 1 और आई एम गोइंग टू गेट अ CMA AIR, और मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग करके दिखाओगे। एंड फैजान, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत तरक्की करो, बहुत सक्सेसफुल रहो, और मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। दोस्तों, अगर किसी को फैजान से कनेक्ट होना है तो फैजान आपसे लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं। लिंक्डइन पे यस सर। चलो गाइस, आप फैजान से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो आप। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय बाय। बाय बाय।